स्टूडेंट्स, आज करेंगे चैप्टर भारतीय संविधान के मूल लक्षण। प्रत्येक देश का संविधान उस देश की शासन व्यवस्था का दर्पण होता है। उस देश के संविधान से उसकी शासन व्यवस्था, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था से संबंधित समस्त पहलुओं का ज्ञान हो जाता है। संविधान ही इतिहास से संदेश लेकर वर्तमान शासन प्रणाली के अनुकूल भविष्य के लिए एक सुनियोजित योजना की व्यवस्था करता है। संविधान की ऐसी समस्त व्यवस्थाएं या बातें उस देश के संविधान की विशेषताओं को बताती है। प्रत्येक देश का संविधान अपने विशेष परिवेश एवं परिस्थितियों को पोषित करता है। देश के संविधान की अलग अलग विशेषताएं होती है। भारत के संविधान का निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा किया गया है, जिसकी स्थापना 1946 में की गई थी। संविधान सभा द्वारा यह संविधान 26 नवंबर 1949 को पास कर दिया गया था और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। संविधान के लागू होने के समय से लेकर सितंबर 2016 तक 100 संवैधानिक संशोधन हो चुके हैं, जो इस संविधान के अंग बन चुके हैं। विशेषकर भारतीय संविधान में बड़े परिवर्तन करने वाले 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की गई व्याख्या एवं निर्णयों ने हमारे संविधान को व्यापक एवं स्पष्ट स्वरूप प्रदान कर बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अभी बच्चे हमने बात की है बेटे 2016 तक 100 संशोधन हो चुके हैं। एट प्रेजेंट 103 संवैधानिक संशोधन हो चुके हैं। कहते हैं भारतीय संविधान में अनेक विशेषताएं भी हैं, जिनको हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारी लिखित एवं विस्तृत संविधान। लिखित एवं विस्तृत संविधान कहते हैं जिस देश का संविधान सभा द्वारा बनाया जाए एवं एक निश्चित तिथि को लागू हो, उसे लिखित संविधान कहा जाता है। इसी तथ्य के अनुरूप भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। इसका निर्माण 1946 में हो चुका है। संविधान सभा को इस संविधान का निर्माण करने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे और इस संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। लिखित होने के अतिरिक्त बहुत विस्तृत भी है। इस समय 395 अनुच्छेद हैं, इसमें 12 अनुसूचियां हैं, 3 परिशिष्ट हैं। संविधान के 395 अनुच्छेदों को 22 भागों में बांटा गया है। अगर हम अलग अलग देशों के संविधान को देखें, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल 7, कनाडा में 147 और अफ्रीका में 253 अनुच्छेदों की व्याख्या की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटे संसदीय शासन प्रणाली। अगला है भारतीय संविधान की एक और विशेषता यह है कि यहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है। इस प्रणाली को मंत्रिमंडलीय प्रणाली अथवा उत्तरदायी सरकार भी कहते हैं। भारत का राष्ट्रपति देश का संवैधानिक मुखिया है और इसकी शक्तियाँ नाम मात्र है। वास्तविक रूप में देश का शासन प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल के द्वारा ही चलाया जाता है। नेक्स्ट है संघात्मक संविधान परंतु एकात्मक प्रणाली की ओर झुकाव। कहते हैं संविधान में संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया, परंतु फिर भी भारत को देश का संघ कहा जाता है।
इसमें वे सभी लक्षण मौजूद हैं जो संघीय सरकार की स्थापना के लिए आवश्यक हैं। अब कहते हैं सबसे पहले संविधान के अनुसार शासन की शक्तियों का केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकार में बंटवारा किया गया। इन शक्तियों को 3 सूचियों में बांटा गया। संघ सूची, इसमें विषयों की संख्या 97 है जो राष्ट्रीय महत्व के हैं, जिन पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र सरकार को सौंपी गई है। अगली है राज्य सूची, इनमें विषयों की संख्या है 61 जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधान मंडल के पास है। नेक्स्ट है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में विषयों की संख्या है बेटे 52। केंद्र तथा राज्य विधान मंडल दोनों को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है, परंतु यदि किसी विषय पर दोनों परस्पर विरोधी कानून बना देते हैं तो संघीय संसद द्वारा कानून लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट है बेटे संविधान की प्रस्तावना। अब कहते हैं संविधान की प्रस्तावना, भारत के संविधान की एक प्रस्तावना है जिसमें उनके आदर्शों और लक्ष्यों का वर्णन किया गया है जो संविधान निर्माताओं के सामने थे और जिन्हें प्राप्त करने के लिए संविधान बनाया गया। संविधान का आरंभ एक प्रस्तावना से करना आधुनिक संवैधानिक प्रक्रिया की एक विशेषता बन गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड, जापान, साम्यवादी चीन, नेपाल आदि ऐसे देश हैं जिनमें संविधान के आरंभ में पहले प्रस्तावना सम्मिलित की गई है। नेक्स्ट है अंश लचीला, अंश कठोर, यानी कि भारतीय संविधान न तो इतना कठोर है जितना कि संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान और न ही इतना लचीला है जितना कि इंग्लैंड का संविधान। यह अंश लचीला, अंश कठोर है। वास्तव में हमारे संविधान निर्माताओं का उद्देश्य यह था कि संविधान इतना लचीला न हो कि यह बहुसंख्यक दल के हाथों का खिलौना बन जाए, दूसरी तरफ इतना कठोर भी न हो कि देश की बदलती हुई परिस्थिति के अनुसार बदला न जा सके। ठीक है। नेक्स्ट है संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब कहते हैं भारत के संविधान के द्वारा भारत को एक संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है और संविधान के 42वें संशोधन द्वारा इसमें और धर्मनिरपेक्ष दोनों शब्दों को जोड़कर इसे संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बना दिया गया है। तो सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न। एक संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न राज्य उसे कहते हैं जो बाहरी नियंत्रण से सर्वथा मुक्त हो और अपनी आंतरिक तथा विदेशी या बाहरी नीतियों को स्वयं निर्धारित एवं संचालित करता हो, जिसके ऊपर आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार के मामलों से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, उसे उसे सत्ताधारी प्रभुसत्ता संपन्न नाम दिया जाता है। नेक्स्ट है समाजवादी। कहते हैं संविधान की प्रस्तावना में 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा समाजवादी शब्द को जोड़ा गया, जिसमें समाज के सभी वर्गों को विशेष रूप से पिछड़े वर्गों को विकास के लिए उचित तथा समान अवसर प्राप्त हो, मनुष्य का मनुष्य के द्वारा शोषण समाप्त हो, आर्थिक विषमता कम हो। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्ष। अब संविधान के 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है, जो किसी विशेष धर्म को राजधर्म के रूप में मान्यता प्रदान नहीं करता, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है
भारतीय संविधान के संदर्भ में इसका अर्थ है कि भारत में रहने वाले लोग अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को मानने या प्रचार करने का अधिकार देते हैं। जैसा कि संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक यह प्रावधान दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक का अर्थ होता है कि जिसमें अंतिम शक्ति जनता के हाथ में है। जनता वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्येक 5 वर्ष के लिए अपने प्रतिनिधि को चुनता है, जो इस काल के लिए देश का शासन चलाते हैं। नेक्स्ट है गणराज्य। गणराज्य देश का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित पदाधिकारी होगा। हमारे देश के मुखिया यानी कि राष्ट्रपति का पद पैतृक सिद्धांत पर आधारित नहीं है। यह एक निश्चित काल के लिए जनता प्रतिनिधियों के द्वारा चुना जाता है। यदि उसकी मृत्यु हो जाए तो 6 माह के अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव करवाना आवश्यक है, इसलिए इसे गणराज्य का नाम दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है मौलिक अधिकार। अब कहते हैं भारतीय संविधान के अंदर यह सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सुरक्षित रखा गया है। ये वे अधिकार हैं जो एक मनुष्य के शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास के लिए आवश्यक समझे जाते हैं। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इन अधिकारों को न केवल संविधान में घोषणा ही की गई है, अपितु इसे लागू भी किए गए हैं। संविधान के भाग 3 के अंदर अनुच्छेद 14 से लेकर 32 तक नागरिकों को ये 6 अधिकार दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला है हमारा समानता का, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, मौलिक संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में हमें प्राप्त हैं। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्य। संविधान के 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51A में नागरिकों को 10 मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए हैं। ये मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों का समावेश है, जिससे प्रेरित होकर इन 86वें संवैधानिक संशोधन यानी कि 2002 के अंदर 2002 के अंदर यह प्रावधान किया गया है कि 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे के माता पिता या संरक्षक को अपने बच्चे को शिक्षा दिलाने के अवसर उपलब्ध कराना संबंधी कर्तव्य निश्चित किए गए हैं। इस प्रकार अब मूल कर्तव्य हमारे पास 11 हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत। अब कहते भारतीय संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकारों के साथ साथ राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों का भी वर्णन किया गया है। संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों को लिया गया है। ये सिद्धांत आयरलैंड के संविधान की नकल है। ये संविधान केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकार के लिए पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट है एक राष्ट्र भाषा। भारत एक विशाल देश है जिसमें अनेक भाषाएं बोली जाती है, इसलिए संविधान के द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। परंतु देश की एकता को बनाए रखने के लिए विभिन्न भाषाई प्रांतों में राष्ट्रीय भावनाओं का विकास करने के लिए एक राष्ट्रीय भाषा को महत्व दिया गया है। इसलिए हिंदी को देवनागरी लिपि में राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। नेक्स्ट है कानून का शासन। भारत के संविधान की एक और विशेषता यह है कि यहाँ पर कानून के शासन की व्यवस्था की गई है, यानी कि कानून के समक्ष सभी लोग एक समान हैं, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है।
अमीर गरीब, पढ़े लिखे, अनपढ़, कमजोर, शक्तिशाली, सभी देश के कानून के समक्ष बराबर है। कानून से ऊंचा कोई नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है जनता का अपना संविधान। भारतीय संविधान की एक और विशेषता यह है कि यहाँ जनता को सत्ता प्रदान है। संविधान की प्रस्तावना में लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए दृढ़ संकल्प लेते हैं। इसका अर्थ यह है कि संविधान सभा को देश का संविधान बनाने का जो अधिकार मिला था उसका स्रोत जनता थी। ठीक है। ये हो गई बेटे हमारी विशेषताएं भारतीय संविधान की। ठीक है। अब कहते हैं भारत का संविधान इतना विशाल है कि इसमें 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां, इनको 22 भागों में बांटा गया है। अब कहते हैं ये इतना बड़ा बनाने की क्या आवश्यकता थी। कहते हैं अगर हम इसकी आवश्यकता को देखते हैं, कहते हैं भारत की परिस्थितियाँ ही कुछ ऐसी थी। पहले हम जिस काल में जी रहे थे, अनपढ़ थे, पीढ़ियाँ सदा से ही क्या थी, गलत दृष्टिकोण में थी। इसके साथ साथ मौलिक अधिकारों को, कहते हैं जो हमारा देश था 4 वर्गों में बटा हुआ था, उसको समाप्त करने के लिए राज्य के अंदर अनुसूचित जाति, जनजाति, इन लोगों को सम्मान देने के लिए हमारे संविधान का विस्तृत होना अनिवार्य था। ठीक है। ये हो गया बेटे आपका चैप्टर 2।